नमस्कार दोस्तों। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है कि भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। यहाँ हमारे पास टोटल 6 शासक हैं। पहला मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा महमूद गजनवी, तीसरा मोहम्मद गौरी, चौथा कुतुबुद्दीन ऐबक, पांचवा आराम शाह और छठा इल्तुतमिश। देखिए, इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं इन सब के पीछे कि इनमें से किसको भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाए। ठीक, देखिए, ये जितनी भी पिक्स हैं ये मैंने विकिपीडिया से ली है, तो हो सकता है कि ये उनके उस टाइम के पोर्ट्रेट हो जो ठीक है चित्रकार वगैरह बनाए करते थे। अगर इन पोर्ट्रेट को आप लोग देखोगे तो देखो, मुझको जो इल्तुतमिश है, अगर इल्तुतमिश की दाढ़ी हटा दी जाए और टोपी हटा दी जाए तो ये फिर थोड़ा थोड़ा बॉबी देओल टाइप का लगेगा। ठीक है, मोहम्मद गौरी तो लगभग वो ये ओसामा बिन लादेन जैसा लग रहा है। खैर चलिए, कौन कैसा लगता है, इससे क्या करना है। देखिए, एक बार डिस्कस करते हैं ठीक है कि किसको हम लोग भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक मानेंगे। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ठीक है यहाँ से। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम से। देखिए, जो मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पहला आक्रमण किया था। ठीक है, ये क्या था? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है, मुस्लिम आक्रमणकारी। तो भारत में पहला जो आक्रमण किया था वो किसने किया था? ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। लेकिन हुआ क्या था, देखो, मैंने इससे पहले के जो वीडियोस बनाए हैं मध्यकालीन भारत पे, अगर आप लोग स्टार्टिंग से वीडियोस देखोगे तो आपको पूरी हिस्ट्री पता होगी। ठीक है, कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पे को ठीक है मध्यकालीन भारत वाली जो प्लेलिस्ट बनी है उसको आप लोग देखना और हिस्ट्री को स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। तो देखिए, जो मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को क्या माना जाता है? भारत में अटैक करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी माना जाता है। ठीक है, इसी ने क्या किया था? भारत में पहला अटैक किया था। लेकिन हुआ क्या था, देखिए, जैसे इन लोगों ने क्या करना होता था कि जो मुस्लिम सत्ता का सर्वोच्च होता था, ठीक है, यानी कि मुस्लिम सत्ता में जो सबसे बड़ा पद होता था वो किसका होता था? वो खलीफा का होता था। ठीक है, खलीफा। तो इन्होंने क्या करना होता था, देखिए, इंडिया पे जब इसने अटैक किया तो यहाँ से जो लूट का धन था, ठीक है, लूट का धन मीन्स की जो धन दौलत इसने लूटी थी उसका कुछ हिस्सा खलीफा को देना होता था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा को जो लूट का धन था उसका कोई हिस्सा नहीं दिया। तो खलीफा ने क्या किया, इसको वहाँ बुलाया, ठीक है, पीछे मध्य एशिया बुलाया और वहाँ इसको मरवा डाला। ठीक है, इसको क्या करा, इसका कत्ल कर दिया गया। तो देखिए, ये इंडिया में अपनी कोई सत्ता नहीं बना पाया। ठीक है, हालांकि इसने अटैक जरूर किया और जो भी इसने एरिया जीते थे, ठीक है, उन एरियाज़ में ये लंबे टाइम तक शासन नहीं कर पाया क्योंकि इसको वहाँ बुला लिया गया था और वहाँ इसकी हत्या करवा दी गई थी। ठीक है, तो इसको हम मोहम्मद बिन कासिम को भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक नहीं मान सकते। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम के बाद कौन आता है? महमूद गजनवी आता है। ठीक है, इसके बाद कौन आता है? महमूद गजनवी आता है। तो ये है कौन? महमूद गजनवी। तो ये जो महमूद गजनवी है, आप लोगों को पता होगा कि महमूद गजनवी ने भारत में कितने आक्रमण किए थे। ठीक है, भारत में महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए थे और कुछ फेमस आक्रमण है इसके। जो 16वां आक्रमण था, ठीक है, 16वां जो अटैक था वो क्या था? सोमनाथ मंदिर पे था। ये आप लोग याद रखना। ठीक है, और अंतिम और जो 17वां इसका अटैक था वो जाट और खोखरों के विरुद्ध था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक, और इसका मैंने आप लोगों को बताया था जो छठा आक्रमण था। छठे आक्रमण में क्या हुआ था कि जो आनंदपाल था, ठीक, आनंदपाल के अगेंस्ट क्या किया था? छठा आक्रमण किया था। तो छठे आक्रमण में मैंने आप लोगों को बताया था कि आनंदपाल का जो हाथी था, हाथी डर के भाग गया। आनंदपाल जीतने वाला था, किससे? ये महमूद गजनवी से। लेकिन जो हाथी था वो डर के भाग गया। अब हाथी के ऊपर कौन बैठा था? आनंदपाल। तो लोगों को लगा कि ये डर के भाग गया है और आनंदपाल की जो सेना है वो तितर बितर हो गई, जिसका फायदा किसने उठाया? महमूद गजनवी ने उठाया। ठीक है, तो इसने 17 बार अटैक किया। अटैक करने के बाद होता क्या था, ये जितना भी धन होता था ना उसको लूट के लेके जाता था। ठीक है, इसका जो एक थोड़ा स्थायी, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि जो थोड़ा स्थायी सत्ता इसने अपनी स्थापित की वो केवल पंजाब वाले एरिया पे की। तो अब देखिए, इतने बड़े भारत पे अगर पंजाब के छोटे से एरिया पे किसी का शासन होता है तो उसको हम ठीक है मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक नहीं मान सकते। ठीक, क्योंकि भारत तो ऑलरेडी क्या है, इतना बड़ा है। तो देखिए, इसका भारत में ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बस इसने क्या किया, भारत को लूटा और लूट के धन कहाँ लेके गया? अपने साथ लेके गया। ठीक है, तो स्थायी सत्ता ये स्थापित नहीं कर पाया। बस पंजाब के एरिया पे क्या था, इसका शासन था। तो इसको भी हम लोग वास्तविक संस्थापक नहीं मान सकते। तो देखो, पहला जो अरब आक्रमणकारी था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, अरब आक्रमणकारी या फिर पहला मुस्लिम शासक जिसने भारत पे आक्रमण किया वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, फिर दूसरी बार किसने अटैक किया था? महमूद गजनवी ने अटैक किया था। महमूद गजनवी ने फिर 17 बार अटैक किया। ठीक है, उसके बाद देखो, जब महमूद गजनवी चले जाता है तो उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है कौन? ठीक है,
उसके बाद आता है मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी। तो देखिए मोहम्मद गौरी जो था, इसने जो भारतीय क्षेत्र जीते थे ना, ठीक है, भारतीय क्षेत्र इसने जो जीते थे वो इसने किसको दे दिए थे, वो इसने ऐबक को दे दिए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, किसको दे दिए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिए थे। अब देखिए जब इसने भारतीय क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिए तो फिर हम इसको वास्तविक संस्थापक नहीं मान सकते, ठीक है, क्योंकि ये तो क्या किया था, यहाँ भारत में जो क्षेत्र थे उसको जीता था और क्षेत्रों को जीतने के बाद ये कहाँ वापस लौट गया था, ये ठीक है अपने देश वापस लौट गया था। और भारत में जो क्षेत्र इसने जीते थे वो अपने गुलाम किसको देके गया था, इसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको देके गया था। तो इसको भी हम लोग ठीक है वास्तविक संस्थापक नहीं मान सकते। अब देखिए उसके बाद जब इसने ऐबक को दिया था, ठीक है, भारतीय क्षेत्र ऐबक को दिए थे, तो उसके बाद आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, एक लंबे टाइम तक सत्ता संभाली, ठीक है, लंबे टाइम तक क्या की, सत्ता संभाली। और हाँ देखिए इसने एक तो ठीक है, एक तो इसने लंबे टाइम तक सत्ता संभाली और दूसरा इसने जो बाकी के गुलाम थे उनसे अपना रिश्ता तोड़ दिया था, ठीक है, जैसे एलदौज हो गया, उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया था, ये चीज़ की। बट कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की, ठीक है, सुल्तान की उपाधि का कोई प्रमाण पत्र यानी कि कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया, ठीक है, प्रमाण पत्र। देखो होता क्या था उस टाइम पे कि ये सुल्तान तब बनेगा जब इसको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक प्रमाण पत्र मिलेगा। और वो जो प्रमाण पत्र होगा कौन देगा, ठीक है, प्रमाण पत्र कौन देगा, वो जो सर्टिफिकेट होगा वो कौन देगा, वो खलीफा देगा, ठीक है, वो कौन देगा, खलीफा देगा। तो इसने कोई प्रमाण पत्र हासिल नहीं किया, किससे, खलीफा से, ठीक है। अब हाँ मोहम्मद गौरी के जो आय के वंशज थे, ठीक है, मोहम्मद गौरी के जो वंशज थे ना, देखो ये किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो मोहम्मद गौरी ने भारत में जो क्षेत्र जीते थे वो किसको दिए, इसको दिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। बट हुआ क्या कि मोहम्मद गौरी तो चले गया, तो मोहम्मद गौरी के जाने के बाद उसके जो वंशज थे उन्होंने इसको क्या माना, ठीक है, भारत का सुल्तान माना, मतलब कि भारत में जितने एरिया पे शासन कर रहा था उतने एरिया का सुल्तान माना। लेकिन उनके सुल्तान मानने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, सुल्तान किसने मानना पड़ेगा, खलीफा ने मानना पड़ेगा। तो इसने खलीफा से कोई ठीक है वो नहीं किया, कोई उपाधि मतलब कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया, कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया कि मुझको सुल्तान बनाया जाए, ठीक है। तो इस बेसिस पर अब जब इसने प्रमाण पत्र ही नहीं लिया तो इसको भी हम ठीक है भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक नहीं मान सकते, ठीक। अब देखो अब होता क्या है, इसके बाद आता है आराम शाह, ठीक है, इसके बाद कुछ समय के लिए क्या आता है, आराम शाह आता है। तो ये जो आराम शाह था इसने, ठीक है, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, ठीक है, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और साथ साथ ही अपने नाम के सिक्के भी चलाए। अब देखो इससे पहले जो, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपने नाम के कोई सिक्के नहीं चलाए, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के कोई सिक्के नहीं मिलते हैं। अगर सुल्तान है तो फिर उसने अपने नाम के क्या चलाने पड़ेंगे, सिक्के वगैरह चलाने पड़ेंगे, ठीक है, उसकी भी अपनी कोई प्रेस्टीज होती है, कोई इमेज होती है। तो इसने कोई सिक्के वगैरह कुछ नहीं चलाए, ना ही इसने कभी सुल्तान की उपाधि ली। आराम शाह ने क्या किया, अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के भी चलवाए, ठीक है। लेकिन देखिए जब ये इंडिया आया ना, जब ये इंडिया आ रहा था तो इंडिया आने से पहले ही, भारत में पहुंचने से पहले ही इल्तुतमिश ने इसको, ठीक है, भारत में आने से पहले ही इल्तुतमिश ने क्या किया, इसे हरा दिया, ठीक है, इसे हरा दिया। मीन्स कि इसने वहीं अपने नाम के सिक्के भी चलवा लिए थे और खुतबा भी पढ़वा लिया था। बट क्या हुआ था कि जब ये इंडिया आ रहा था तो इल्तुतमिश ने इसको इंडिया पहुंचने ही नहीं दिया। अब जब ये इंडिया पहुंचा ही नहीं तो फिर इसको हम लोग, ठीक है, भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कैसे मान सकते हैं। तो आराम शाह को भी हम भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक नहीं मान सकते, ठीक है। अब बचा कौन लास्ट में, ठीक है, इल्तुतमिश, ठीक है, अपना बॉबी देओल टाइप का लग रहा है इल्तुतमिश, ठीक। तो जो इल्तुतमिश है, देखिए इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक मानने के पीछे कुछ लॉजिक दिए जाते हैं, ठीक है, कुछ लॉजिक दिए जाते हैं। अब वो लॉजिक क्या क्या है, वो तर्क क्या क्या है उस चीज़ को समझो। देखो एक तो इसने क्या किया कि ठीक है सुल्तान की उपाधि प्राप्त की, सुल्तान की उपाधि, ठीक है, खलीफा से इसने क्या बोला, मुझको सुल्तान बनाओ, मुझको सर्टिफिकेट दो, मुझको प्रमाण पत्र दो कि मैं सुल्तान हूँ, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा इसने कुछ नए हिंदू राज्यों को जीता, ठीक है, इसने क्या किया, कुछ नए हिंदू राज्यों को जीता। तीसरा इसने क्या किया कि बंगाल और बिहार तक, बंगाल और बिहार तक अपनी सत्ता क्या की, विस्तारित की, ठीक है।
और इसकी मृत्यु के बाद, इसकी ठीक है मृत्यु के बाद 300 सालों तक, ठीक है कितने साल तक, 300 सालों तक इसका जो साम्राज्य था वो बने रहा। तो इस बेसिस पे कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इल्तुतमिश को क्या माना जाए, मुस्लिम सत्ता का वास्तविक, ठीक है वास्तविक संस्थापक माना जाए। बट एक चीज़ देखिए, ठीक है इल्तुतमिश ने ये सारी चीज़ें की कि सुल्तान की उपाधि ली, नए राज्यों को जीता, बंगाल और बिहार तक राज्य को विस्तारित किया, लेकिन जो एक जड़ें जमाई थी ना वो तो मोहम्मद गौरी ने जमा दी थी। वो किसने जमा दी थी, मोहम्मद गौरी ने जमा दी थी। और अगर वैसे देखा जाए तो पंजाब के एरिया को किसने अपने में मिला लिया था, गजनवी साम्राज्य में मिला लिया था, पंजाब तक के एरिया को वो महमूद गजनवी ने मिला लिया था। अगर ये लोग, जैसे गौरी हो गया, गजनवी हो गया, ये लोग अपनी जड़ें नहीं जमाते तो फिर इल्तुतमिश को, ठीक है इल्तुतमिश कैसे अपने साम्राज्य का विस्तारित आगे तक करता। तो पूरा का पूरा क्रेडिट इल्तुतमिश को दे देना भी गलत होगा, ठीक है हम पूरा का पूरा क्रेडिट इल्तुतमिश को नहीं दे सकते कि इसने क्या किया था, भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की थी, ठीक है। हाँ लीगली इसने सुल्तान की उपाधि प्राप्त की और नए राज्यों को जीता, वो एक अलग चीज़ है। बट जो स्टार्टिंग की जड़ें जमाना होता है ना, ठीक है कि किसी नए राज्य पर अटैक करके वहाँ के जो शक्तिशाली शासक हैं उनको हटा के, ठीक है उस एरिया पे कब्जा करना, ये सब किसने किया था, ये सब गजनवी ने स्टार्ट किया था, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने किया। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है पृथ्वीराज चौहान अपने आप में क्या थे, एक ठीक है पावरफुल राजा थे, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया, फिर उसके बाद ठीक है जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो ये सब तो किसने किया था, गौरी ने किया था। तो देखिए पूरी तरीके से इल्तुतमिश को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। हाँ ये बोला जा सकता है कि जिस राज्य को ठीक है गजनवी और, ठीक है गजनवी और गौरी ने जमाया, ठीक है जिस राज्य को गजनवी और गौरी ने जमाया, इल्तुतमिश ने उसको आगे बढ़ाया। क्या बोला जा सकता है, जिस राज्य को गजनवी और गौरी ने जमाया, इल्तुतमिश ने उसको आगे बढ़ाया, ठीक है इल्तुतमिश ने आगे बढ़ाया, ऐसा बोला जा सकता है। तो जब तक इसमें सारे इतिहासकारों की एक सर्वसम्मति से एक राय नहीं बनती, तब तक हम किसी को भी मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक नहीं मान सकते। हाँ ज़्यादा करीब जो ज़्यादातर इतिहासकार हैं वो किसको मानते हैं, इल्तुतमिश को मानते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप लोग किसको टिक करेंगे, इल्तुतमिश को टिक करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।